हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सप्लाई ऑफ मनी पर, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे सप्लाई ऑफ मनी क्या है और किस तरीके से हम मनी को मेजर करते हैं उसके बारे में। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं सप्लाई ऑफ मनी। देखो, अगर हम बात करते हैं सप्लाई ऑफ मनी की, पहले हम एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि सप्लाई ऑफ मनी क्या है, फिर हम एग्जाम्पल के बेस पे इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी, टोटल अमाउंट ऑफ मनी प्रेजेंट इन एन इकोनॉमी एट अ गिवन टाइम पीरियड, गिवन टाइम पीरियड। ठीक है, अगर हम किसी भी इकोनॉमी की बात करें जहां पे टोटल सप्लाई, आज मुझे इस पॉइंट पर समझना है कि इस पॉइंट पे टोटल मनी की सप्लाई कितनी है, कितनी मनी प्रेजेंट है इकोनॉमी में, वही होगी मनी सप्लाई। ठीक है, एग्जांपल के बेस पे और हम कंपैरिजन करेंगे कि क्या पैसे और किसी भी कमोडिटी जो भी मार्केट में प्रेजेंट है, क्या उन दोनों को देखें तो क्या दोनों में जो सप्लाई है वो सेम फैक्टर से फ्लो करती है या फिर अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो हम दोनों को पैरेलली समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ हम बात करते हैं क्वांटिटी की, क्वांटिटी लाइक जैसे हमारे पास में बात करते हैं आइसक्रीम की, जो आज सीज़न चल रहा है आइसक्रीम का, आइसक्रीम की, या सीज़न है मैंगो का तो उनकी, सर्दी के सीज़न में हमें देखने को मिलता है जो भी गर्म चीज़ें हैं उनके बारे में, एंड सोन इस तरीके से। और दूसरा हमारे पास में मनी। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें बहुत आसानी से चीज़ें समझ आती। ठीक है, मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे आइसक्रीम का, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आइसक्रीम पे सप्लाई किस तरीके से रिलेट कर रही है। ठीक है, देखो मान लेते हैं यहां पे कोई भी प्रोडक्शन करने वाला है, प्रोड्यूसर है, ठीक है, जो कि आइसक्रीम प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसने आइसक्रीम प्रोड्यूस की 100, ठीक है, इसने मार्केट में ये 100 आइसक्रीम भेज दी, इसने मार्केट में ये 100 आइसक्रीम भेज दी, और मार्केट में जो सेल करने वाला है उसके पास ये 100 आइसक्रीम आ गई। ठीक है, ध्यान से समझना, एग्जाम्पल समझ आ गया ना तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्रोड्यूसर है, उसके वो 100 आइसक्रीम प्रोड्यूस कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, अब का जो टाइम पीरियड है उसमें 100 आइसक्रीम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसने 100 आइसक्रीम मार्केट में सेल कर दी, और मार्केट में जो बेचने वाला है उसके पास 100 आइसक्रीम आ गई। यहाँ पे डिमांड करने वाले हैं वो 100 लोग खड़े, 100। तो इन हर एक आइसक्रीम का जो प्राइस है वो प्राइस है 50 रुपये का, एक आइसक्रीम 50 रुपये की। तो ऐसे करके वो 100 आइसक्रीम बेचते हैं, और 100 आइसक्रीम बेचने से उनको जो भी प्रॉफिट हो रहा है एंड सोन इस तरीके से। ठीक है, प्रोड्यूसर 100 आइसक्रीम प्रोड्यूस कर रहे हैं, मार्केट में 100 गई, 100 लोगों ने डिमांड की, 100 लोगों के बेस पे एक आइसक्रीम 50 की, तो ऐसे करके ये जो आइसक्रीम है वो 5000 रुपये में सेल हो गई सारी आइसक्रीम। इस तरीके से सिस्टम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब अचानक से हमें देखने को मिला कि यहाँ पे डिमांड करने वाले लोग हैं, जो मार्केट में कुछ नए लोग आ गए और उन्होंने भी आइसक्रीम डिमांड करनी शुरू की। 20 लोग आ गए, अब हो गए टोटल 120 लोग, 120 लोग। ठीक है, 120 लोग खड़े आइसक्रीम लेने के लिए। प्रोड्यूसर 100 आइसक्रीम प्रोड्यूस कर रहा है, 100 बेच रहे हैं मार्केट में, और 100 मार्केट में जा रही है तो वो 150 के भाव से बिक रही है। लेकिन अब हो गए टोटल 120 लोग, आइसक्रीम कितनी है, आइसक्रीम तो 100 ही है, अभी भी आइसक्रीम 100 ही है, क्योंकि प्रोड्यूसर को अभी नहीं पता है कि भाई 20 लोग नए आ गए। ठीक है, जो डिमांड करने वाले हैं वो नए आ गए 20 लोग, वो अभी भी सोच रहे हैं कि 100 ही लोग हैं, फुलफिल इक्वल है, सब कुछ बराबर है, जितनी आइसक्रीम है उतनी डिमांड करने वाले हैं तो सब कुछ बराबर है, कोई इशू नहीं है, अभी वो सोच रहे हैं ऐसा। लेकिन अब क्योंकि ये जो 20 एक्स्ट्रा बचे, इस डिमांड को कैसे फुलफिल करेंगे। जो सेल करने वाला है उसने देखा आइसक्रीम जो 50 रुपए की है, क्योंकि अब लोग ज़्यादा हो गए,
आइसक्रीम को खरीदने वाले लोग ज़्यादा हो गए, तो मुझे एक काम करना चाहिए, आइसक्रीम का रेट इंक्रीज करना चाहिए, और वो इंक्रीज करके मैं 60 कर देता हूँ, क्योंकि डिमांड करने वाले वो ज़्यादा हो गए। आइसक्रीम तो 100 ही है, अभी फिलहाल के लिए 100 आइसक्रीम ही है। पॉइंट समझ आ रहा है? आइसक्रीम 100 ही है, लेकिन अभी फिलहाल जो डिमांड करने वाले हैं वो 120 हो गए। तो वो क्या करेगा, भाई देख लो पहले 50 की थी, अब ये आइसक्रीम क्योंकि डिमांडर ज़्यादा हो गए तो मैं प्राइस कर रहा हूँ इंक्रीज़, और मैं 60 रुपये कर देता हूँ। जैसे 60 रुपये करेंगे तो कुछ लोग हट जाएंगे कि भाई नहीं, 50 रुपये की चीज़ मैं 60 में क्यों लूँ, हट जाओ, नहीं लेंगे। तो वो इस तरीके से बैलेंस करने की सोचेगा। अब ये सारी इंफॉर्मेशन किसके पास जाएगी, प्रोड्यूसर के पास, कि भाई मार्केट में अब 100 लोग नहीं बचे, मार्केट में हो गए 120 लोग। अब प्रोड्यूसर इस केस में क्या सोचेगा, ऐसे केस में प्रोड्यूसर के पास दो चीज़ें होंगी, दो चीज़ें। क्या क्या होगा, या तो प्रोड्यूसर मोर प्रोडक्शन करना शुरू कर दे। प्रोड्यूसर सोचेगा कि भाई एक काम करते हैं, क्योंकि पहले मैं 100 आइसक्रीम सेल करता था, मुझे 120 बना देनी चाहिए। अगर 120 लोग डिमांड कर रहे हैं मार्केट में, तो मैं 120 आइसक्रीम प्रोड्यूस कर देता हूँ। प्रोडक्शन जो यूनिट है मेरे को बढ़ा देनी चाहिए। समझ आ गया? तो वो मोर प्रोडक्शन करना शुरू कर दे, क्योंकि मोर प्रोडक्शन करेगा तो मोर प्रॉफिट होगा। समझ आया? मोर प्रोडक्शन मोर प्रॉफिट। लेकिन हो सकता है ये कह दे प्रोड्यूसर, नहीं भाई मेरी और इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं प्रोडक्शन यूनिट बढ़ा सकूं। दूसरे लोग बैठे हैं, न्यू प्रोड्यूसर, वो देख रहे हैं, लोगों ने देखा कि यार आइसक्रीम की डिमांड मार्केट में बढ़ रही है, तो एक काम करते हैं, मुझे मेरी कोई नई फैक्ट्री खोल देनी चाहिए जो आइसक्रीम प्रोड्यूस करेगी। नई यूनिट ओपन करते हैं, ठीक है, तो नया प्रोड्यूसर आ जाए। इस तरीके का हो सकता है ना। तो इस तरीके से मार्केट में जो भी डिमांड आइसक्रीम की उनको फुलफिल किया जाएगा। या तो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, इस मोटिव से वो प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दे, या फिर नया प्रोड्यूसर मार्केट में आ जाए। पॉइंट समझ आ गया? तो इस तरीके से इस चीज़ को कौन रिलेट कर रहे हैं, सप्लाई के साथ में, क्योंकि आइसक्रीम की सप्लाई हमें बढ़ानी है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? तो अगर मैं रिलेशन देखूं तो जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ तो हमारे पास क्या होगा, जो आइसक्रीम की सप्लाई है, क्वांटिटी सप्लाई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाएगी। प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ेगी, तो दोनों एक दूसरे के कैसे रिलेट हुए, डायरेक्टली। पॉइंट समझ आया? तो क्या ये जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है और क्वांटिटी सप्लाई है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या ऐसा ही सेम केस हमें मनी के केस में देखने को मिलेगा? क्या जो रिलेशन हमें यहाँ पे देखने को मिला है, क्या ऐसा ही रिलेशन हम मनी के केस में देखते हैं? इस चीज़ को समझते हैं, मनी। अब ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है? पूरा फोकस आपका यहाँ पे चाहिए मेरे को, ठीक है, ताकि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। देखो, मनी से अगर हम डिस्कशन करें तो हमारे पास में दो लोग बैठे हैं, एक आरबीआई जिसको हम कह रहे हैं सेंट्रल बैंक, और दूसरा यहाँ पे है बैंकिंग सिस्टम जो पैसे के साथ खेलता है। मेनली पैसे के साथ में जो भी लेन देन, जो भी चीज़ें होती है, वो ये दो लोग कर रहे हैं। उसमें ध्यान से सुनना, उसमें आरबीआई ये बैठा हुआ है। ये क्या कह रहे हैं? पहली चीज़ देखो, हमने आइसक्रीम के केस में क्या देखा था, मोर प्रोडक्शन। और वो मोर प्रोडक्शन क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको प्रॉफिट दिख रहा था। प्रॉफिट कमाने के लिए वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे थे। और दूसरा, हमने देखा कि अगर वो प्रोडक्शन नहीं कर सकते तो नए प्रोड्यूसर आ जाएंगे। हाँ या ना? बिल्कुल, नए प्रोड्यूसर आ जाए। अब मनी के केस में देखिए, आरबीआई के पास में है पावर पैसे की। कोई भी पैसा नया प्रिंट करना है, मार्केट में पैसा सप्लाई करना है, मतलब कंट्रोल करने का जो काम है, कंट्रोलिंग ऑफ मनी, वो किसके हाथ में है? आरबीआई के हाथ में।
आरबीआई के हाथ में। मोनोपोली किसके पास है? आरबीआई के पास में। क्या मार्केट में, ध्यान से सुनना, क्या मार्केट में नया प्रोड्यूसर आ सकता है? न्यू प्रोड्यूसर एंटर कर सकते हैं कि भाई आरबीआई तू रहने दे यार, तेरे बस का नहीं है पैसा छापना, एक काम करते हैं हम अपनी नई यूनिट लेके आते हैं। अगर मार्केट में पैसे की डिमांड बढ़ेगी तो लोग अपने घर पे तो छाप नहीं सकते, नई प्रोडक्शन यूनिट तो नहीं आ सकती, छापने का काम कौन करेगा? वो तो आरबीआई करेगा। तो नया प्रोड्यूसर तो नहीं आ सकता मार्केट में। अगर पैसे की वैल्यू बढ़ी, पैसे का प्राइस बढ़ा, पैसा कॉस्टली हुआ, तो ऐसा तो है नहीं मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए नए प्रोड्यूसर आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा। दूसरा केस, क्या आरबीआई ये सोचेगा कि मैं प्रोडक्शन बढ़ा देता हूं, क्यों? क्योंकि मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। आरबीआई प्रॉफिट कमाने के लिए आरबीआई अपना प्रॉफिट कमाने के लिए क्या मनी सप्लाई बढ़ा सकता है? नहीं, आरबीआई अपने प्रॉफिट के लिए मनी सप्लाई नहीं बढ़ा सकता। क्योंकि अगर आरबीआई ने ऐसा किया कि भाई मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, तो जैसे वो मार्केट में पैसा लेके आएगा, मनी सप्लाई बढ़ाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा, उसको कैसे कंट्रोल करें? तो बहुत सारे चैलेंज होंगे। इसका मतलब अगर हम समझने की कोशिश करें यहाँ पे, तो आरबीआई यहाँ पर सारी चीज़ों को ध्यान रखेगा। प्रोडक्शन करना है, कितना करना है, क्योंकि दूसरा कोई और प्रोड्यूसर तो नहीं आ सकता, आरबीआई करेगा। अब बैंक्स क्या करेंगे? बैंक तो केवल जो मनी सर्कुलेशन में आएगा, सर्कुलेशन में, उसके साथ डील करेगा। बैंक तो उस पैसे को डील करेगा जो सर्कुलेशन में आ रहा है, लोगों से डिपॉजिट्स लेगा, लोगों के डिपॉजिट्स करेगा एंड सो ऑन, इस तरीके। अभी समझेंगे इसके बारे में, अभी इनके बारे में डिस्कशन करेंगे, एक बार इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। आरबीआई जो भी मनी सप्लाई करता है, अब ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं है कि आरबीआई को प्रॉफिट नहीं कमाना। भाई आरबीआई के भी बहुत सारे खर्चे हैं, प्रिंटिंग का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, उसके जितने भी सर्विस करने वाले लोग हैं जो वहाँ पे जॉब करते हैं उनको भी सैलरी देने का खर्चा है एंड सो ऑन, बहुत सारे खर्चे हैं, तो उनके लिए भी तो पैसा चाहिए। आरबीआई प्रॉफिट कमाता है, प्रॉफिट होता है आरबीआई को, लेकिन वो प्रॉफिट, दो वर्ड है ध्यान से सुनना, एक इंटेंशनल और एक होता है इंसिडेंटल। आरबीआई का इंटेंशन नहीं है कि उसका प्रॉफिट बढ़े, इसलिए वो मनी सप्लाई को बढ़ाएगा। इंसिडेंटल है, अपने आप हो रहा है, अपने आप। भाई कैसे? आप कहोगे आरबीआई कैसे प्रॉफिट कमाएगा? देखो, आरबीआई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ पैसे दिए एज ए लोन, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन के बदले में जब आप किसी से लोन दोगे तो इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करती है, किसको? आरबीआई को। तो अगर पैसे का जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी तो डेफिनेट है प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा एंड सो ऑन, इस तरीके का प्रोसेस है, ठीक है। पॉइंट समझ आ गया? तो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा कि ना तो नया प्रोड्यूसर मार्केट में आएगा, नहीं आ सकता, ना ही मनी सप्लाई को देखते हुए मनी सप्लाई बढ़ानी है क्योंकि प्रॉफिट कमाना है, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब जो रिलेशन हमने पीछे देखा, है कौन सा? कि क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस ऑफ मनी। पीछे देखा है हमने, क्वांटिटी सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस ऑफ मनी। यहां पर हम देखेंगे मनी सप्लाई क्या डिपेंडेंट है? नहीं, इंडिपेंडेंट ऑन रेट या प्राइस, जो भी है प्राइस ऑफ मनी। मतलब ऐसा नहीं है कि हम बात कर रहे हैं ये रेट है जैसे मान लीजिए और ये मनी सप्लाई है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस तरीके से, नहीं, इंडिपेंडेंट है। जो भी मनी सप्लाई होगी, भले ही कुछ भी रेट हो, रेट कुछ भी हो, जो भी मनी सप्लाई है वो स्ट्रेट होगा, इंडिपेंडेंट होगा, कॉस्ट का कोई रिलेशन इसके साथ में नहीं होगा। पॉइंट समझ आ गया? पॉइंट समझ आ गया? तो जो भी आरबीआई मनी सप्लाई करेगा वो मनी सप्लाई कंडीशंस को देख के करेगा कि क्या कंडीशन है, मुझे बढ़ानी चाहिए या नहीं। पॉइंट समझ आ गया? कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है। दूसरा, कोई नया प्रोड्यूसर आरबीआई को हटा के या आरबीआई के बगल में
दूसरी कोई और मशीन लगा के कि चलो मैं प्रिंट करना शुरू कर देता हूँ, ऐसा नहीं होगा। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? समझ आ गया? अब दूसरा केस लेते हैं। सेकंड थिंग, अब दिमाग में आता है कि ये जो बैंक है, अभी पहले एक बार डिपॉजिट्स के टर्म को समझ लेते हैं, उसके बाद अब मीजर्स ऑफ मनी समझेंगे। ठीक है, देखो आरबीआई का एक केस खत्म कर लेते हैं। आरबीआई ने जो भी पैसा प्रोड्यूस किया, जो भी पैसा, पहले इसी को समझ लेते हैं, जो भी मनी प्रोड्यूस किया, ठीक है, इस पैसे को प्रोड्यूस करके, क्योंकि दूसरा तो कोई प्रोड्यूस कर नहीं सकता, जो भी मनी सप्लाई होगी सॉरी, वो किसकी तरफ से होगी? आरबीआई की तरफ से। तो प्रोड्यूस करने वाला कौन है? आरबीआई। ये पैसा प्रोड्यूस करके इसको भेजेगा मार्केट में। ठीक है, पॉइंट समझ आ गया? तो जो भी मनी सप्लाई आरबीआई करने लग रहा है, इसको बोलते हैं हम सीड मनी। क्या बोलते हैं इसको? सीड मनी। समझ आ गया? जो भी पैसा प्रोड्यूस किया किसने? आरबीआई ने, उस पैसे को हम बोलते हैं सीड मनी, या इसी को बोलते हैं हम हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी, जिसको हम एम नोट से इंडिकेट करते हैं। हाई पावर्ड मनी, आरबीआई जो भी पैसा प्रिंट करेगा, जो भी, और उसको प्रिंट करके फिर मार्केट में भेजेगा, क्योंकि लोगों को चाहिए, लोगों तक पहुंचाना है। तो सर्कुलेशन में जो भी जाएगा वो यहां से जाएगा। ठीक है, जितना प्रिंट करेगा वही तो आगे जाएगा। जो भी आप काम करना शुरू करोगे वो कहां से शुरू करोगे? वो पैसा कहां से आएगा? आरबीआई के पास से। समझ आ गया? उस पैसे को हम बोलते हैं सीड मनी या हाई पावर्ड मनी, इंडिकेट करते हैं एम नोट से। क्वेश्चन आता है ये सीड मनी क्यों बोलते हैं? देखो एक एग्जांपल से समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कोई भी पेड़ है, कोई भी एक ट्री है, इसके यहां से बीज निकला, कोई भी एक सीड, कोई भी सीड उसने वहां पे डाला, वहां पर डाला, वो सीड यहां पे गिरा, जमीन में गिरा, और जमीन में गिर के यहां से एक छोटा सा पौधा निकला, इस तरीके से। ठीक है, अब दूसरी तरफ कौन देख रहा है? एक बंदा खड़ा है, ए खड़ा है, ये इसको देखने लग रहा है कि यार ये छोटा सा पौधा है, मुझे इसको ग्रो करना चाहिए। ये छोटा सा पौधा जो निकल के आया है, जो यहाँ से, जो यहाँ पे गिरा है, जो इस ज़मीन में गिरा है, यहाँ से इसने ग्रो करना शुरू किया है, मुझे इसको बड़ा पेड़ बनाना है। तो ये जो ए है, इसमें हर दिन पानी डालेगा, इसमें फर्टिलाइजर्स डालेगा, एंड सो ऑन। तो ये धीरे 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 ये बड़ा होगा, ग्रो करेगा, और ये बड़ा पेड़ बन जाएगा। ऐसा ही होता है। यहाँ से पेड़ से एक बीज तो गिरा, किसी ने एक घर में, जैसे आपके दादाजी है या आपके पापा है, एक बीज ला के बो देते हैं, वहाँ पे पेड़ ग्रो करता है, एक छोटा सा पौधा लगाया, और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप इस पौधे की देखरेख करोगे, इसमें पानी देना है, कब इसमें खाद डालना है, जो भी काम करना है वो आप करोगे। पौधा लगाना काम किसका था? पापा का, दादाजी का, लेकिन ग्रो किसने किए? आपने। पॉइंट समझ आ गया? उसी सिमिलर तरीके से हमारे पास में जो पैसा प्रोड्यूस करना था, जो पैसा प्रिंट करना था, मार्केट में छोड़ना था, उसका काम किया आरबीआई ने। आरबीआई ने उस पैसे को उगा दिया। ठीक है, लेकिन अब इस पैसे को सर्कुलेशन में लेके आना है, इस पैसे की क्वांटिटी को बढ़ाना है, वो काम करेगा बैंक। समझ आ गया? समझ आ गया? कैसे? यहां से पैसा आया, अब ये मार्केट में छोड़ दिया है, छोड़ने के बाद अब बैंक अपना रोल प्ले करेगा। वो कैसे करेगा? वो कहेगा अब मेरी जिम्मेदारी है इस बीज को पौधा बनाना, पेड़ बनाना, ग्रो करना, इसको बड़ा करना है, वो मेरी जिम्मेदारी है। तो दोनों एक दूसरे के साथ में रोल प्ले करना शुरू करते हैं। बैंक कैसे करेगा? अब उसे देखते हैं। ठीक है, देखिए बैंक क्या करेगा? बैंक करता है डिपॉजिट्स। ठीक है, बैंक। अब बैंक का रोल समझिएगा।
बैंक करता है डिपॉजिट्स के थ्रू। जो पब्लिक का डिपोजिशन है, लोग आते हैं यहाँ पे बैंक में डिपॉजिट करते हैं, लोग बैंक से पैसा लेके जाते हैं, दूसरी जगह पे ले जाके डिपॉजिट करेंगे। एक बैंक से लिया, दूसरे बैंक में ले जाके डिपॉजिट कर दिया, दूसरे बैंक से तीसरे बैंक में, एंड सो इस तरीके का प्रोसेस चलता है। आगे चल के समझेंगे हम इस चीज़ को, ठीक है। तो बैंक क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट्स ले रहे हैं। अब ये जो डिपॉजिट्स हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं, दो तरीके के। कौन कौन से? एक डिपॉजिट होता है जिसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं टाइम डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट का मतलब है, मान लेते हैं आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, आपका मन किया आज डिपॉजिट करके आए, आपका मन किया कल ही नेक्स्ट डे कि यार मुझे पैसे की ज़रूरत है और मुझे पैसा चाहिए, तो आप बैंक वापस गए, साहब मेरे पैसे दे दो, क्यों, मुझे ज़रूरत है। आपने फॉर्म फिल किया, पैसा निकलवा लिया, वापस पैसा ले लिया। जैसे ही आप डिमांड करो आपको पैसा वापस मिल जाए, दैट इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट क्या होता है? टाइम डिपॉजिट होता है आप गए बैंक में, आपने कहा मेरे पास में ये 1000 रुपये हैं, मैं इसको बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूँ और मैं 1 साल के लिए भूल गया, मैं भूल जाऊँगा इस पैसे को कि ये पैसा डिपॉजिट है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे 1 साल बाद दे देना आप। तो ये पैसा टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही मिल सकता है। ऐसा नहीं है आप आज डिपॉजिट कर रहे हो, कल गए बैंक में, लाओ भाई मुझे मेरा पैसा वापस दे दो, नहीं, उस पर पेनल्टी लगेगी। हालांकि मिल जाता है लेकिन पेनल्टी लगती है, एंड सो ऑन, ठीक है, वो आप देखोगे अभी। तो इसको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट्स। इसमें आप दो तरीके के अकाउंट्स देखते हो, एक जिसको हम बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट, जिसको आप एफडीज कहते हो, एक होता है हमारे पास में एफडीज एंड आरडीज, दैट इज रिकरिंग डिपॉजिट्स। यहां पे आप क्या देखते हो, यहां पे दो तरीके के देखते हो, एक होता है करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, एक होता है सेविंग अकाउंट जिसको हम बोलते हैं कासा, CASA। CASA होता है डिमांड डिपॉजिट, FDRDs होती हैं दैट इज टाइम डिपॉजिट्स। पॉइंट समझ आ गया? पॉइंट समझ आ गया। अब एक बात देखिए, इन दोनों में से अगर मैं आपके सामने बात करूं कि लिक्विडिटी की, लिक्विडिटी के बारे में आपको पता है, लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी है कितनी आसानी से आप पैसे को, जो भी पैसा है आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो, कितनी आसानी से आप किसी भी चीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आप आज पैसा डिपॉजिट करके जा रहे हो, कल ही आपको पैसा चाहिए, बाई हैंड आपको मिल जाएगा, तुरंत आपको पैसा मिल जाएगा। आप यहाँ देखिए टाइम डिपॉजिट में क्या आपको पैसा इतनी आसानी से मिलेगा? नहीं। तो यहाँ पे पैसा लिक्विडिटी ज़्यादा है या कम है? कम है। तो मैं यहाँ पे बात करूँ, डिमांड डिपॉजिट्स आर हाईली लिक्विड एज कंपेयर टू टाइम डिपॉजिट्स। ये पॉइंट याद रखना है आपको, समझ आ गया? लिक्विडिटी किसकी ज़्यादा है? डिमांड डिपॉजिट्स की, टाइम डिपॉजिट्स की कम है। क्लियर? पॉइंट क्लियर है? दूसरा केस देखते हैं, बैंक्स की बात करते हैं तो बैंक्स में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है पोस्ट ऑफिस से, पोस्ट ऑफिस से, ठीक है। बैंक्स में जो लिक्विडिटी है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू पोस्ट ऑफिस। क्लियर? अभी समझ आ जाएगा आपको। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है। तो अब हम देखते हैं मीजर्स ऑफ मनी सप्लाई। कौन कौन से ऐसे मीजर्स हैं जिनको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, और उनको यूज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए? बैंक्स का सर्कुलेशन। और वो सर्कुलेशन कैसे होता है? डिपॉजिट्स के थ्रू, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं मीजर्स ऑफ मनी सप्लाई। अगर आप ये चीज़ समझ गए, टाइम डिपॉजिट क्या है, फिक्स डिपॉजिट्स क्या है, डिमांड डिपॉजिट्स क्या है, टाइम डिपॉजिट्स क्या है, तो ये टॉपिक बहुत आराम से समझ सकते हो आप, ठीक है। कैसे? देखो, इसमें हमारे पास में मीजर्स होते हैं, वो होते हैं हमारे पास में M1, M2, M3, M4 और M0। हम इन पांचों को डिस्कशन करेंगे। देखिए, M0 तो आप देख चुके हो। M0 क्या है? M0 है हाई पावर्ड मनी।
हाई पावर्ड मनी, ठीक है। जो कौन करते हैं? आरबीआई करते हैं। आरबीआई ने इस पैसे को प्रोड्यूस किया है, ये हाई पावर्ड मनी है, ठीक है। पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं मनी मीजर्स में M1, M2, M3 एंड M4। मनी सप्लाई इज इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं मनी सप्लाई इज इक्वल्स टू मनी मल्टीप्लायर इनटू M नोट। M नोट का मतलब तो आपको समझ आ गया, हमें निकालना है टोटल मनी सप्लाई। टोटल मनी सप्लाई कितनी है? टोटल मनी सप्लाई दैट इज इक्वल्स टू मनी मल्टीप्लायर M इनटू M नोट। इससे मल्टीप्लाई करेंगे हाई पावर्ड मनी से, तो हमारे पास में निकल के आएगा मनी सप्लाई। कैसे आएगा वो हम देखेंगे फर्दर कि क्रिएशन ऑफ मनी कैसे होता है। अभी फिलहाल के लिए आप ये समझिएगा मीजर्स ऑफ मनी क्या है, ठीक है। तो M1, M2, M3, M4 इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी टेबल बनाएंगे जिसमें हम मेंशन करेंगे। यहां पे हमने लिखा करेंसी इन सर्कुलेशन। करेंसी इन सर्कुलेशन का मतलब होता है हमारे पास में दैट इज CC, ठीक है। लोगों के हाथ में पैसा, लोगों के हाथ में कितना पैसा प्रेजेंट है, ठीक है। एक दूसरा यहां पे बैंक, और यहां पे हमने बनाया पोस्ट ऑफिस, ठीक है। अब बैंक में भी दो चीजें हैं, वो दो चीजें क्या है? एक है हमारे पास में टाइम डिपॉजिट, एक हमारे पास में डिमांड डिपॉजिट्स। यहाँ पे मैंने मेंशन किया डिमांड डिपॉजिट्स, ये मैंने मेंशन किया टाइम डिपॉजिट्स। ऐसा ही सेम केस हमें पोस्ट ऑफिस के केस में देखने को मिलता है। एक होता है हमारे पास में डिमांड डिपॉजिट और दूसरा होता है हमारे पास में टाइम डिपॉजिट्स, ठीक है। पॉइंट क्लियर। तो इस तरीके से मैंने एक टेबल बनाई, दैट इज, फिर से देख लीजिएगा कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। करेंसी इन सर्कुलेशन, जो लोगों के हाथ में पैसा है, लोगों के हाथ में पैसा है कैश की फॉर्म पे, कैश की फॉर्म में जो भी पैसा है उसको बोल रहे हैं हम करेंसी इन सर्कुलेशन। दूसरा बैंक, बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस, इनके पास डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट्स, ठीक है। देखो मनी M1, जो M1 है वो क्या होता है? M1 होता है करेंसी इन सर्कुलेशन, लोगों के हाथ में कितना पैसा प्रेजेंट है, ठीक है। क्योंकि हम मनी मीजर्स चेक कर रहे हैं, लोगों के हाथ में कितना पैसा है प्लस बैंक्स के पास में कितना डिमांड डिपॉजिट है, बस इसमें आता है ये, ठीक है। M1 करेंसी इन सर्कुलेशन एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, बैंक में डिमांड डिपॉजिट कितनी है, क्लियर। सेकेंड केस लेते हैं M2। M2 में क्या आएगा? करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंक्स के डिमांड डिपॉजिट्स और पोस्ट ऑफिस के डिमांड डिपॉजिट्स। जितने भी डिमांड डिपॉजिट्स हैं बैंक का, पोस्ट ऑफिस का और करेंसी इन सर्कुलेशन, ये तो सभी में होगा। बैंक्स में जितनी डिमांड डिपॉजिट है, पोस्ट ऑफिस में जितनी डिमांड डिपॉजिट्स हैं, उन दोनों का समेशन प्लस करेंसी इन सर्कुलेशन, इनसे मिलकर बनता है M2, क्लियर। M3 की बात करते हैं। M3 क्या होगा? करेंसी इन सर्कुलेशन, टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन जो कि लोगों के हाथ में पैसा है वो कितना है, प्लस बैंक्स में डिमांड डिपॉजिट्स कितने हैं, बैंक्स के डिमांड डिपॉजिट्स कितने वो देखने हमें। बैंक्स में टाइम डिपॉजिट कितने हैं, मतलब बैंक से रिलेटेड कितना पैसा प्रेजेंट है, टोटल पैसा, डिमांड डिपॉजिट भी टाइम डिपॉजिट भी, दोनों का समेशन हमारे पास आता है, दैट इज नोन एज M3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? M3 को और कैसे लिख सकते हैं? M1 तो है ही, ये देखो M1 तो है ही, प्लस टाइम डिपॉजिट्स, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स। ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? बोलो। बिल्कुल लिख सकते हैं, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स ऑफ बैंक, क्लियर। M4 की बात करते हैं तो इसमें सारे कंपोनेंट्स आएंगे, करेंसी इन सर्कुलेशन, दूसरा डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स, टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स, डिमांड डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, टाइम डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। तो इस तरीके से हमारे पास में होता है मनी मीजर्स। क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर हो गया, समझ आ गया। अब यहां पे देखो ध्यान से, आपको सबसे ज्यादा पैसा किस जगह पे नजर आएगा?
सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ नज़र आएगा? तो सबसे ज़्यादा पैसा आएगा हमें यहाँ पे नज़र। भाई सब जगह पे कितना पैसा प्रेजेंट है, तो ये है हमारे पास सबसे ज़्यादा क्वांटिटी, हाई क्वांटिटी। सबसे कम कहाँ होगा? लो क्वांटिटी। क्लियर? तो M3 और M4 ये जो है इसको बोलते हैं हम ब्रॉड मनी। ब्रॉड का मतलब क्या हो गया? बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें पैसा देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। ठीक है, ब्रॉड मनी। M1 और M2 इसको बोलते हैं हम नैरो मनी। ठीक है, M1 M2 में नैरो मनी, ब्रॉड मनी M3 M4 में। क्लियर? लिक्विडिटी की बात करते हैं। तो लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? M1 में। लोगों के हाथ में पैसा कितना है? ये तो हर जगह पे है, लेकिन डिमांड के साथ में सबसे ज़्यादा डिमांड कहाँ है? डिमांड की पैसा मिल गया। तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी M1 में, सबसे कम लिक्विडिटी यहाँ पे भाई टाइम डिपॉजिट्स। तो यहाँ पे लिक्विडिटी सबसे कम। इसका मतलब अगर मैं आपके सामने फाइनली यहाँ पे मेंशन करूँ कि लिक्विडिटी कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी ऑर्डर, दैट इज M1 सबसे ज़्यादा या सबसे कम? सबसे ज़्यादा। M3 M4। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मनी क्वांटिटी, तो वो किसमें? M1 से ज़्यादा, M2 से ज़्यादा, M3 से ज़्यादा, M4। इस तरीके से। पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये है हमारे पास में मीजर्स ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी क्या है, उसका रिलेशन प्राइस के साथ में, और मीजर्स ऑफ मनी क्या है। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे क्रिएशन ऑफ मनी, कि पैसे का क्रिएशन किस तरीके से होता है। ठीक है, हमने देखा कि यहाँ पे डिपॉजिट्स होते हैं, किस तरीके से क्रिएट होगा, पैसा ज़्यादा कैसे बनता चला जाएगा, बैंक्स किस तरीके से उसको बड़ा पेड़ बनाते हैं, वो पार्ट हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।